हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पोलैरिटी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड की पोलैरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट के टॉपिक को। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का जो मेजरमेंट होता है जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू विंडो हम polarity of bond and dipole moment। ठीक है, चलिए पहले पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं, फिर बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। देखिए, अगर मैं किसी कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं जो कि सेम एटम्स के बीच में बना हुआ है, लाइक हाइड्रोजन के बीच में जो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, वो जस्ट बिटवीन बोथ द न्यूक्लियस एक तरीके से लाई करने चाहिए, क्योंकि उधर का भी एटम और इधर का एटम दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों का न्यूक्लियस सेम टेंडेंसी के साथ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन रख रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो क्या होगी, जस्ट इन बिटवीन बोथ द एटम्स होगी, जस्ट इन बिटवीन बोथ द एटम्स होंगी। लेकिन देखिए, यहीं पे अगर बॉन्ड हो हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का बॉन्ड हो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जस्ट इन बिटवीन रहेंगे H और Cl के? तो हम कहते हैं नहीं रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जबकि भाई ऊपर क्या था, दोनों तरफ को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम थी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस था नहीं। बट यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल अप करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जस्ट इन बिटवीन होनी चाहिए थी, वो जस्ट इन बिटवीन नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं किसकी तरफ को, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ को, है ना। क्लियर है? तो इसकी वजह से देखिए क्या आता है, इस क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है ना। इसको डेल साइन पढ़ते हैं, डेल। ठीक है, उसके ऊपर क्या जनरेट होता है, एक डेल माइनस जनरेट होता है। और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको डेल प्लस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर एक डेल माइनस आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस आ जाता है। अब ये बॉन्ड क्या कहा जाता है, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जबकि ऊपर वाला कैसा बॉन्ड था, ऊपर वाला एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था, है ना, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं थी। ठीक है, ये एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। और अगर HCl की बात करूं तो HCl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। भाई, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो HCl जो है वो क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स भी देखिए आगे दो तरह के हो जाते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको हम डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे ये हमने बॉन्ड की पोलैरिटी को यहाँ पे डिफाइन किया है ना, कि कभी भी ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ को शिफ्ट होंगे, उसके ऊपर क्या आएगा, एक पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उसके ऊपर क्या आएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होगा, है ना। बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूं भाई, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, ठीक है, फिर ऐसे ही कंडीशन में एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट सी है, एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट डी, और यहाँ पे देखिए जस्ट इन बिटवीन वाली पोजीशन सपोज करिए ये थी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़े शिफ्टेड हैं, यहाँ थोड़े ज्यादा शिफ्टेड हैं, यहाँ थोड़े और ज्यादा शिफ्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस था D का मच मोर था देन C का ज्यादा था B, और इन सब का ज्यादा था A से। देखो इस तरह से मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे D की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचा। C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उससे कम थी एज कंपेयर टू D, उसने थोड़ा कम खींचा।
और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम थी, उसने थोड़ा और कम विड्रॉ किया। एक्सटेंट देखिए है ना, यहाँ थोड़ा सा कम शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ थोड़ा और ज्यादा शिफ्टिंग दिखाया मैंने, यहाँ थोड़ा और ज्यादा शिफ्टिंग दिखाया। इलेक्ट्रॉन जितना शिफ्ट होगा उतना बड़ा इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, यहाँ बड़ा डेल माइनस, यहाँ छोटा डेल माइनस, यहाँ और छोटा डेल माइनस। ऐसे यहाँ पे बड़ा डेल माइनस तो इसके ऊपर बड़ा डेल प्लस, यहाँ छोटा डेल प्लस, यहाँ और छोटा डेल प्लस। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और ऑब्वियस सी बात है उधर खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम होगी, है ना, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रही होगी, तभी उससे बी सी और डी खींच रहे हैं। तो यहां पे मैं बोलूंगा एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो जो पोलैरिटी का एक्सटेंट है वो डिपेंड करता है अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, कितनी ज्यादा पोलैरिटी है किसी भी बॉन्ड के अंदर, द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए कितना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है या बॉन्ड कितना पोलर है, इसको मेजर करने के लिए एक टूल हमने बनाया है, एक टर्म हमने बनाया है जिसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी का एक मेजरमेंट, कि बॉन्ड में कितने एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी प्रेजेंट है ना, बॉन्ड में कितनी ज्यादा पोलैरिटी प्रेजेंट है, उसको मेजर करता है। तो चलिए देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड आई थिंक आप समझ गए होंगे, और ये प्रोड्यूस क्यों होता है? याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और ये हम कोवैलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रहे हैं भाई, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एक सिंगल लाइन में अगर बोले हम तो डाइपोल मोमेंट dm इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितनी ज्यादा पोलैरिटी प्रेजेंट है उसका मेजरमेंट ही क्या है? डाइपोल मोमेंट। देखिए इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। लाइक सपोज करिए हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स हैं ए और बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सपोज करिए बी खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ए से ज्यादा है, ठीक है, बी की ए से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन विड्रॉ कर रहा है? बी विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इन बिटवीन से बी की तरफ को जा रहा है। तो इसके ऊपर डेल माइनस है, इसके ऊपर डेल प्लस है। तो क्यू क्या है? जो भी चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, जो भी चार्ज डेवलप हुआ इधर ए के ऊपर और बी के ऊपर, कोई एक ले लें, टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव। तो क्यू इज द चार्ज एंड d इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में सेपरेशन कितना है वो d है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। देखिए इसकी जो यूनिट होती है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, इसको जो यूनिट होती है, चार्ज को अगर मैं कूलाम में लूं और डिस्टेंस को मीटर में लूं तो एक यूनिट आप बना सकते हैं, चार्ज की यूनिट कूलम में, ठीक है, म्यू और डी की यूनिट मीटर में, तो एक यूनिट हो जाती है कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम्ब मीटर, सी मतलब यहाँ पे कूलम में, ध्यान दीजिएगा, चार्ज कूलम में, डी मीटर में।
और इसके अलावा देखिए चार्ज की एक और यूनिट ESU सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ESU के साथ डिस्टेंस किस में लिया, सेंटीमीटर में, तो ESU सेंटीमीटर में भी हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और यूनिट होती है डिबाई, डिबाई है ना, जिसको कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D। तो ये 3 यूनिट्स हैं, आइदर कूलाम मीटर में लिखें या ESU सेंटीमीटर में लिखें या डिबाई में लिखें, किसी भी यूनिट में म्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ज्यादा फेमस यूनिट इसकी डिबाई है। और मैं अगर रिलेशन देखूं डिबाई का इन दोनों के साथ, तो 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर में 1 डिबाई होता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ये आपको कन्वर्जन के लिए ध्यान में रखना है। 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 डिबाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मुझे कूलाम मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकता हूं। अगर ESU सेंटीमीटर को मुझे कूलाम मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी मैं यहां से कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मैं कूलाम की वैल्यू देखूं तो 3.335 इंटू 10 to the power -10 कूलम होता है। ये ESU और कूलम का भी रिलेशन याद रखिए, चार्ज की 2 यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड कूलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ तो 1 डिबाई की वैल्यू क्या है, 10 to the power -18 ESU, और एक ESU को हमने कूलाम में बदला तो कितना हुआ, इंटू 3.335 इंटू 10 to the power -10 कूलम, और जो सेंटीमीटर था उसको मीटर में बदलने के लिए इंटू 10 to the power -2 और किया, तो यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई, जो ESU था वो कूलम में चला गया और जो सेंटीमीटर था वो मीटर में चला गया। तो यहाँ पे देखिए यूनिट क्या आएगी, कूलम मीटर आएगी। अब ये देखिए आपका टोटल 10 to the power -30 हो जाएगा, तो 1 डिबाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 3.335 इंटू 10 to the power -30 कूलम मीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक 1 डिबाई में कितने ESU सेंटीमीटर होते हैं ये ध्यान में रखिएगा, और 1 डिबाई में कितने कूलम मीटर होते हैं वो याद रखिएगा। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कूलम का तो रिलेशन भाई आपको बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, वो तो याद ही होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स हैं। अब देखिए मैं अगर बात करूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल भी हमेशा पोलर हो। ध्यान दीजिएगा, अभी एक ही पोलर बॉन्ड था तो मैं बोल रहा था वो मॉलिक्यूल भी पोलर था, लेकिन एक से ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो। मॉलिक्यूल का पोलर होना हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल पोलर तब बोला जाएगा जब उसमें प्रेजेंट सारे, है ना, जितने भी पोलर बॉन्ड्स हैं उनका एक रिजल्टेंट निकल के सामने आएगा। ठीक है, एक नेट डाइपोल निकल के सामने आएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट का भाई एक डायरेक्शन है कि हाइड्रोजन की तरफ से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका एक डायरेक्शन आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का तो भाई एक डायरेक्शन होता है। तो ये याद रखिए, डाइपोल मोमेंट म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एक अपना डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको म्यू वेक्टर भी लिख सकते हैं आप, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, जैसे मैं देखो बात करूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अब हम बात कर लें CO2 मॉलिक्यूल की, CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 पोलर बॉन्ड हैं।
इधर वाला भी कार्बन डबल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पोलर है, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पोलर है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान दें, CO2 स्ट्रक्चर लीनियर होता है, 180 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर, ठीक है। अब इसमें देखिए दो बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज करिए कार्बन है, तो एक डाइपोल देखिए इधर को लग रहा है और एक डाइपोल देखिए इधर को लग रहा है ना, और दोनों डाइपोल कितने पे हैं, 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, तो नेट डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को कैंसिल कर दिया, ध्यान दीजिएगा, एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के थे और दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में थे, है ना। तो ये वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए भले ही इस मॉलिक्यूल के अंदर दो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, बट जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहा जाएगा, नॉन पोलर। म्यू अगर 0 आ गया तो मतलब क्या है, CO2 मॉलिक्यूल मैं क्या कहूंगा, CO2 मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यही मैं आपको पीछे बोल रहा था भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा, तो जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो सकता है। कब होगा, जब उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे देखिए कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर होता है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा ही आएगा। बहुत सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जहां पे भी जैसे BF3 मॉलिक्यूल ले लूं, BF3 मॉलिक्यूल ले लूं, तो BF3 मॉलिक्यूल भी देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है BF3 मॉलिक्यूल का, और ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं ये 120 डिग्री पे अरेंज होते हैं। तो ये तीनों वेक्टर देखिए, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और अगर आपने वेक्टर में सीखा हो कि भाई तीन वेक्टर्स जो कि इक्वल स्ट्रेंथ पे हैं, वो अगर 120 पे हैं, 120 120 120 पे हैं, तो इनका नेट जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आता है। होगा क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे, है ना, किसका किसका, इधर वाले का नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसा कुछ नीचे आएगा, और ये नीचे वाला जो रिजल्टेंट आता है, ऊपर वाला रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने फिजिक्स में सीखा है, R वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस R2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 120 रखोगे। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट सेम स्ट्रेंथ का नीचे आएगा, और नीचे वाला वेक्टर ऊपर वाला वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेट रिजल्टेंट यहाँ भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो तो वहां पे डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, वो ज्यादातर हमें 0 देखने को मिलता है, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, फॉर सिमेट्रिकल molecules the net dipole moment becomes 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने CO2 आपको दिया, ठीक है, BF3 दिया, इसके अलावा आप ले लो CH4 मीथेन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन ले लो C6H6, ठीक है, इसके अलावा SF6 ले लो, ठीक है, सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इन सब में नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल के केस में भी अगर बिल्कुल रेगुलर टेट्राहेड्रल, मीथेन कैसा है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका भी नेट डाइपोल 0 आता है। CCl4 भी रेगुलर टेट्राहेड्रल है ना। बेंजीन भी बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। SF6 की बात करें, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को कैंसल आउट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का जो नेट डाइपोल होता है वो 0 आता है। अदरवाइज अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है
तो कुछ ना कुछ नेट डाइपोल वहां पे निकलेगा और डाइपोल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ध्यान दीजिएगा, डाइपोल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अब मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल ऐसा बेंड शेप का होता है ना, इसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं। तो इसका देखिए नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा ऊपर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर इधर की तरफ, इसका जो नेट डाइपोल आएगा वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। नेट डाइपोल को देखिए ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल पे क्रॉस कट कर देते हैं, है ना भाई। एक वेक्टर इधर जा रहा था, एक वेक्टर देखिए उधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये वेक्टर गया, ये वेक्टर गया, है ना, तो उसका रिजल्टेंट ये ऊपर की तरफ निकलेगा। और नेट रिजल्टेंट डाइपोल यहाँ पे अगर वाटर का देखिए तो 1.85 डीवाई होता है, म्यू H2O की वैल्यू होती है 1.85 डीवाई, ये वाटर का डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो अनसिमेट्रिकल है वहां पे कुछ ना कुछ डाइपोल आपका निकल के सामने आता है। ओके, क्लियर है। दो और मॉलिक्यूल्स की चलिए फटाफट बात कर लेते हैं, अमोनिया और NF3। जरा मैं आपको डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए NH3 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर का भी देखिए अपना एक डाइपोल होता है, लोन पेयर भी एक डाइपोल में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसका भी एक डाइपोल ऊपर की तरफ होगा लोन पेयर का। और ऐसे ही NF3 है, इसमें जरा डाइपोल का डायरेक्शन देखिए, नेट डाइपोल किधर को जा रहा है, नेट डाइपोल किधर को जा रहा है। इसमें देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तीनों डाइपोल ऊपर की तरफ है, लोन पेयर का भी डाइपोल ऊपर है, तो जो नेट डाइपोल निकलेगा वो ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इस तीनों का डाइपोल नीचे की तरफ है, बट लोन पेयर का डाइपोल ऊपर है, तो नीचे वाले डाइपोल में से ऊपर वाले डाइपोल को कैंसल आउट करेंगे, नेट डाइपोल नीचे की तरफ आएगा बट वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, म्यू NH3 ज्यादा होता है म्यू NF3 से। यहां पे देखिए सपोर्टिंग वेक्टर्स हैं, ये वाले तीनों वेक्टर को जो लोन पेयर का वेक्टर होगा वो सपोर्ट कर रहा होगा, है ना, जबकि ये तीनों वेक्टर्स को लोन पेयर का वेक्टर क्या है, लोन पेयर ऊपर की तरफ डाइपोल लेके आता है और ये नीचे की तरफ डाइपोल लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कैंसल आउट करेंगे। तो इसी वजह से देखिए अमोनिया का डाइपोल NF3 से ज्यादा होता है। ओके, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।